चलिए तो शुरू करते हैं। आज अकाउंटेंसी करेंगे हम क्लास 11th के लिए। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, यानी कि क्या उद्देश्य है, किस लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पर्पस क्या है। तो आप ये हेडिंग नोट डाउन कर सकते हैं और इसके साथ साथ में एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ आपको अकाउंटिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का है वो है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल, या मैं इसको बोल दूं दूसरे नाम से बिजनेस, तो जो भी हमारी बिजनेस की मेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं हम एक सिस्टमैटिक मैनर में। किसमें? सिस्टमैटिक मैनर में। और जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे अकाउंटिंग के रूल्स। किसके? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बड़ा देखो थोड़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको फॉलो करना है हमें जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। जब हम अपना हिसाब किताब एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखेंगे, अपने बिजनेस का हिसाब किताब एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखेंगे, तो हमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, तो समझ में आ गया पहला आपको? बताइए, समझ में आ गया ना? चलो, वेरी गुड। दूसरा है आपका इसमें डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने पूरा साल बिजनेस चलाया, ठीक है, या एक पीरियड ऑफ टाइम में बिजनेस चलाया, तो हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत में हमने जो बिजनेस चलाया उससे हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये भी तो एक अकाउंटिंग का पर्पस होना चाहिए कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो उससे आप फायदा कमा रहे हो या नुकसान कमा रहे हो। जो आपने हिसाब किताब किया, जो आपने ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, तो उससे अगर आपको यही नहीं पता चले कि कितना आपने प्रॉफिट कमाया और कितना आपने लॉस कमाया, तो क्या मतलब ऐसे हिसाब किताब करने का? तो प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन का मतलब पता होता है ना आपको? क्या होता है? निकालना। हाँ, यानी कि कैलकुलेट करना। तीसरा पॉइंट है आपका डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियली आपकी क्या पोजीशन है, ये भी आपको कैलकुलेट करना है, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, डिटरमाइन करना, ये भी आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? अच्छा, बहुत से लोगों को प्रॉफिट और लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना एक ही लगता है। बहुत से लोगों को प्रॉफिट और लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना एक ही लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हम एक चीज बनाते हैं और उसका नाम है बैलेंस शीट। क्या नाम है उसका? तो हम फाइनेंशियल पोजीशन को निकालने के लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट में ई की स्पेलिंग नहीं लिखी ना? हाँ, तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट में दो तरीके की चीजें आती हैं। और वो दो तरीके की चीजें क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूं कि एक तो आता है इसमें एसेट और एक आती है इसमें लायबिलिटी। अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना कि क्या है क्या नहीं है, बस मैं
और ना सुपरफिशियल लेवल में आपको बता देता हूँ, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि क्या है। तो एसेट का मतलब है यहाँ पे संपत्ति, ठीक है, संपत्ति, ठीक है। संपत्ति का मतलब क्या है कि बिजनेस कौन सी प्रॉपर्टी को ओन करता है, बिजनेस कौन सी प्रॉपर्टी को ओन करता है, मतलब किसका मालिक है। यानी कि एग्जांपल दे दूं तो मैं, बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग, फैक्ट्री, हाँ ये सब, तो ये सब क्या है, एसेट हो गए। और लाइबिलिटी मतलब उधारी, सिंपल, कितनी उधारी है, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन बताता है, ठीक है, कि आपकी क्या पोजीशन है, कितनी आपके पास संपत्ति और कितनी आपके पास उधारी है। तो ये आपकी पोजीशन बताता है एक तरीके से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, फोर्थ जो पॉइंट है, अच्छा मैं क्या रीड कर दूं क्या एक बार आपको बुक से, जो मैम टी एस गरेवाल फॉलो कर रहे हैं उससे मैं रीड कर देता हूं आपको, मैं रीड कर देता हूं एक बार बुक से। हाँ तो अच्छा पहले एक ये चीज़ हम क्लियर, मिस्टेक्स हो गई थोड़ी सी हमारे साथ, डिटरमाइनिंग की स्पेलिंग में हमने ING नहीं लगाया, हाँ इसको करेक्ट कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, तो मैं रीड कर देता हूँ एक बार तीनों पॉइंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए आपको। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पहला पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सिस्टमैटिक मैनर। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है यहाँ पे हमारी जो अकाउंट्स की बुक्स हैं, हमारे जो खाते हैं, इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के नियमों को फॉलो करके, सिद्धांतों को फॉलो करके। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल के अंदर अंदर, सिंपल आपके लिए, the firm has earned profit or has incurred loss. For this purpose, statement called an income statement or the trading and the P&L account is prepared. ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट, मैं छोटा सा पॉइंट है, बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा, इस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, इस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम या तो बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, एक ही बात है ये, इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम इन अकाउंटों को बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम इन अकाउंटों को बनाते हैं, सीधी बात है, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे बनाते हैं, ये अभी आपका मतलब नहीं है, बस इतना समझो कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम ये बनाते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन जाने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते ही हैं, ठीक है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये किससे पता लगता है, बैलेंस शीट से, ठीक है। बैलेंस शीट क्या बताता है, विच शोज वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन वन साइड एंड लाइबिलिटीज ऑन द अदर साइड। एक साइड पे एसेट की वैल्यू बताता है, दूसरी साइड पे लाइबिलिटी की वैल्यू बताता है। Financial position of the business is as relevant for the users of financial statement as is the income statement, that is P&L account, statement of profit and loss in case of companies. क्या पॉइंट बोला लास्ट में इन्होंने, कि जितना ही जरूरी ये है ना, ये दोनों अकाउंट, ये दोनों अकाउंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट भी है यूजर के लिए, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। अब जो हमारा पॉइंट हम करने वाले हैं वो है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। क्या है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अच्छा, फैसिलिटेटिंग का मतलब पता है क्या होता है, फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग इजियर, किसी चीज को आसान बनाना, ठीक है। फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को आसान बनाना, ठीक है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट यानी कि ये मैनेजमेंट का काम आसान बना देता है, ठीक है। कैसे भाई, मैनेजमेंट जो होती है, मैनेजमेंट आप समझते हो क्या होता है,
मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस को मैनेज करने वाले को ही तो मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेज करने वाला, है ना। तो मैनेजमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है बिजनेस चलाने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ रहे हो ना, प्रॉफिट लॉस, है ना, कितना खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस, ये सब है ना। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, हिसाब किताब, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हिसाब किताब लिखते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन इसको कौन देता है, अकाउंटिंग देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को, ठीक है। अब जब अकाउंटिंग ये इंफॉर्मेशन दे देता है इसको, अकाउंटिंग जब ये इंफॉर्मेशन दे देता है तो डिसीजन मेकिंग जो है वो इजी हो जाती है। डिसीजन मेकिंग जो है वो, हाँ, डिसीजन मेकिंग जो है वो इजी हो जाती है, या आसान हो जाती है, ठीक है। अब आपके उसको सब कुछ पता है, उसको प्रॉफिट पता है, उसको लॉस पता है, उसको कितनी उसकी संपत्ति है ये पता है, कितनी उधारी है ये पता है, तो वो आसानी से डिसीजन ले सकता है ना अपने बिजनेस के बारे में। तो वो आसानी से डिसीजन ले सकता है अपने बिजनेस के बारे में। तो फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है ना, अकाउंटिंग का पर्पस है कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देके, ताकि वो आसानी से डिसीजन ले सके, ठीक है। समझ में आया पॉइंट, कोई डाउट है यहां तक? हाँ, तो लास्ट पॉइंट बताता हूं आपको। लास्ट पॉइंट बताता हूं, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। फिर आ गया यूजर, कह रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको देता है ये, यूजर्स को। अब मैं बताता हूं, सिंपलिसिटी के लिए बताता हूं यूजर कौन है। अगर मैं कंपनी का सपोज मालिक हूं, या मैं बिजनेस का मालिक हूं, ठीक है, या मैं किसी फर्म का मालिक हूं, या मैं किसी बिजनेस का मालिक हूं, ठीक है, तो क्या मेरे लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है या नहीं है? हाँ बताओ, रिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है, क्योंकि भाई मेरा बिजनेस है, मैं तो देखूंगा ही ना अपने खाते। तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, ओनर क्या हो गया यहाँ पे, यूजर हो गया। तो जो भी इसका यूज करता है ना, जो भी इसका यूज करता है वो यूजर हो जाता है, हाँ या ना। यानी कि जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है वो यूजर बन जाता है, ठीक है। अब यूजर को ये इस तरीके से बेनिफिट देता है, ठीक है। अब क्या होता है इससे, अब यूजर जो है, ओनर जो है, वो एनालाइज कर सकता है इस इंफॉर्मेशन को, क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, यानी कि डिटेल में इसका एग्जामिनेशन कर सकता है ना, डिटेल में इसको जांच परख सकता है और उसके बाद डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ओके। तो यही हमारा टॉपिक था इसमें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में। अब हम मूव करें थोड़ा सा आगे, नोट कर लीजिए इसको, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब जो हम टॉपिक करेंगे, क्या करेंगे वो, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि भाई ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है ना बिजनेस के बारे में, हाँ या ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, फाइनेंशियल, हाँ कर एग्जैक्टली, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस में आपको बताता है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे है, या तो आपको ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा, सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा आपको, यानी कि पूरे साल में प्रॉफिट और लॉस कितना कमाया आपने। सो इट इज ऑल्सो नोन फ्रॉम अकाउंटिंग, है ना। सो it can tell you financial performance and financial position as well. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पे, फाइनेंशियल, क्या पोजीशन चल रहा है हमारे पास, हाँ, यानी कि हमारे पास कितना संपत्ति है और कितना हमारे पास उधारी है, कितना एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है। अब ये इसमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा हमें, एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है, क्योंकि आगे जो सेकंड चैप्टर ना उसमें इसकी बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं, जिसमें इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। बस फॉर द टाइम बीइंग
तब तक के लिए अंडरस्टैंड दिस एज कि ये संपत्ति ये जो कंपनी ओन करती है, यानी कि जो कंपनी जिसकी मालिक है, और ये जो कंपनी ओ करती है आउटसाइडर को, यानी कि ये कंपनी को देने हैं बाहर वाले को। करेक्ट। नाउ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है और फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। किससे पता चलेगा आपको? ये अकाउंटिंग से ही तो पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा ये? हाँ, सो दिस इज नोन फ्रॉम अकाउंटिंग। बताओ, इसमें कोई डाउट है आपको? नो डाउट। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा इसमें वो है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को ये असिस्टेंस देती है। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हेल्प। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, यानी कि ये मैनेजमेंट जो असिस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं? आपको काम के साथ हेल्प, आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस वर्ड का असिस्टेंस का मतलब है हेल्प, है ना। जो आपके काम में आपका हाथ बटाते हैं उसे कहते हैं असिस्टेंट। और उसी असिस्ट वर्ड से आया असिस्टेंस या असिस्टेंट। ठीक है, यानी कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को। ठीक है, किस में हेल्प करेगा? नाचने में, गाने में? नहीं, डिसीजन मेकिंग में। क्या करेगी? किस तरीके का एडवांटेज दे सकता है भाई? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे मैनेजमेंट अच्छा डिसीजन ले सकेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पढ़ देता हूं एक बार में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड, एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज known from accounting. Assistance to management. The management makes business plans, takes decision, exercise control on the basis of accounting information. ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही मैनेजमेंट जो होती है वो डिसीजन मेकिंग करती है और बिजनेस प्लान बनाती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो क्या करती है? बिजनेस प्लान बनाती है और डिसीजन मेकिंग। हाँ, तुम बोलोगे कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। एक हमारा बिजनेस है, ध्यान से सुनना। एक हमारा बिजनेस है, हमें SRK से ऐड करवाना है ना? है ना? सोहन रसगुल्ला कलकत्ता वाला, SRK। ठीक है, अब SRK की जो फीस है वो है 5 करोड़। सो द अमाउंट ही इज चार्जिंग फॉर द एडवर्टीजमेंट इज 5 करोड़, है ना। और कंपनी के पास जो रेवेन्यू है, जो पैसा, जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है वो कमा रही है बस 20 लाख रुपए। या इसको छोड़ो, 20 लाख गए ऐसी की तैसी, वो कमा रहे लॉस, 1 करोड़ का लॉस। नहीं, इस साल अभी 1 करोड़ का लॉस है, ज्यादा डाइवर्ट मत हो जाओ, तो थोड़ा इसी टॉपिक पर आते हैं। 1 करोड़ का लॉस कमाया। अब देखो 5 करोड़ SRK से, SRK ने चार्ज किया ऐड करने का। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं, ये इनकी स्कीम है, ये प्रपोज कर रहे हैं ऐसा स्कीम कि हम SRK से ऐड करवाएंगे जिससे हमारी सेल बढ़ेगी। ठीक है, अब वो ऑलरेडी 1 करोड़ के लॉस में, तो इस 1 करोड़ के लॉस को देख के हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर दे? अपना डिसीजन चेंज कर दे। तो ये कहाँ से पता चला? उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से देख के ही तो पता चला होगा, है ना। यस, ये भी आपको नोट डाउन करना है। हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन नोट इट डाउन, और एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। हाँ, तो अगला जो पॉइंट है वो है रिप्लेसेस मेमोरी। नोट डाउन कर लो आप इस पॉइंट को, समझाता हूँ, अच्छा पॉइंट है। एडवांटेज में से ही है। यस ऑफ। ठीक है, तो रिप्लेसेस मेमोरी क्या मतलब है इसका? देखो, आपने अपना हिसाब किताब, यानी कि आपने अपनी अकाउंटिंग टाइमली कर ली और सिस्टमेटिकली तरीके से कर ली, यानी कि सही समय पे और सही तरीके से कर ली। अब देखो भाई, आप सारे जितने भी आपके बहुत सारे दुनिया भर के लेन देन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके बिजनेस में। ठीक है,
अब आप सबको याद थोड़ी रखोगे और याद रहेगा भी नहीं। सो कभी कभी बिजनेस में देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, यू कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन योर मेमोरी, ठीक है। तो आप सारी चीजें अपने दिमाग में अपनी मेमोरी में थोड़ी रख सकते हो। तो आपको टाइमली और जब उसको और सिस्टमेटिकली आप अगर उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है, तो वो आपको अपनी मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं ये रिप्लेस कर देता है ना, ये रिप्लेस कर देता है किसको, मेमोरी को। क्यों? क्योंकि आपने टाइमली और सिस्टमेटिक तरीके से इसको रिकॉर्ड कर दिया है, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब आपकी उम्र के बच्चे होते हैं, उनको अब लड़की का नंबर याद रखें बेचारे, या फिर अकाउंटिंग डेटा, तो ये भी तो है। हाँ बस नंबर याद, बहुत बढ़िया। नोट कर लो। चौथा पॉइंट जो है वो है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, ये कंपैरेटिव स्टडी को आसान बनाता है अकाउंटिंग, ये भी एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। समझाता हूं क्या मतलब हुआ इसका। आप कंपेयर कर सकते हो, अपना कंपैरिजन मतलब अपने बिजनेस का कंपैरिजन दूसरे बिजनेस से भी कर सकते हो, और अपना खुद का कंपैरिजन पिछले साल से भी कर सकते हो जी। यानी कि 2017 में आपकी सेल रही, मान लो ऐसे ही 4 करोड़ का माल आपने बेचा। 2018 में आपने बस 3 करोड़ का माल बेचा। तो आप जब ये फाइनेंशियल डेटा देखोगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखोगे, ठीक है, अकाउंटिंग की हेल्प से, तो आपको पता चल जाएगा ना कि हमारी जो सेल है वो 1 करोड़ से डिक्लाइन हुई है, कम हुई है। हाँ या ना, है ना। आपके साथ वाली कंपनी, ये है आपका बिजनेस, ये है आपका बिजनेस, योर बिजनेस, है ना, एंड दिस इज योर कॉम्पिटिटर्स बिजनेस, है ना, ये आपके कॉम्पिटिटर का बिजनेस है। अब उसका फाइनेंशियल चेक कर लो आप, आपका 4 करोड़ का सेल है, 4 करोड़ का माल बिक रहा है, उसका 3 करोड़ का, 3 करोड़ का माल बिक रहा है, ठीक है। तो आप कुछ अच्छा कर रहे होगे जिससे कि आपका 1 करोड़ का ज्यादा सेल हो रहा है, हाँ या ना। या अगर उसका 5 करोड़ का होता है सेल 3 करोड़ की जगह पे, तो आप कुछ गलत कर रहे थे जिससे कि आपका 1 करोड़ का डिक्लाइन है। लॉस नहीं है, उसके कंपैरेटिवली 1 करोड़ का कम बिक रहा है जी। तो इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। तो देखो कितना आसान बना दिया कंपैरेटिव स्टडी को, यानी कि फैसिलिटेट्स का मतलब तो मैंने बता ही रखा है आपको, आसान बनाना। फैसिलिटेट का मतलब तो क्या है, आसान बनाना। देखो कंपैरेटिव स्टडी को कितना आसान बना दिया, आसान बनाना। आसान बना देता है किसको, कंपैरेटिव स्टडी को, कंपेयर कर। हाँ अगला जो पॉइंट है वो है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। यानी कि सरकार आपके पास आई और सरकार ने कहा टैक्स दो, टैक्स। तो गवर्नमेंट वांट्स टैक्स फ्रॉम यू, तो नाउ यू कैन इजिली चेक योर accounts, books of account, and you can tell the government कि this is my income and I will pay tax on this amount। इनकी आप सरकार को आसानी से बता सकते हो ना, देखो भाई ये रहा मेरे पास खाते बना रखे हैं मैंने, और इस खाते से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा इतना प्रॉफिट या इतनी हमारी इनकम है, आप इसके अकॉर्डिंग टैक्स ले लो। तो देखो, तो टैक्स लाइबिलिटी की जो सेटलमेंट है, जो हम सरकार को दे रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, वो कितना आसान बना दिया हमारे अकाउंटिंग ने। ठीक है, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना जी। आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट और करेंगे
और उसके बाद फिर बहुत सारे एडवांटेज हो गए हमारे पास। हाँ, जो पैसा कमाते हैं उनसे टैक्स लेती है, वैसे सबसे लेती है टैक्स सरकार। क्या हुआ, नोट डाउन नहीं किया था? ओके, so the next point is facilitates loan। यानी कि लोन लेना बड़ा आसान बना देती है। क्या? लोन लेना आसान बना देती है, ठीक है। तो फैसिलिटेट्स लोन का पॉइंट पढ़ लेता हूं एक बार, उसके बाद फिर बताता हूं आपको। लोन इज ग्रांटेड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल व्हिच इज सपोर्टेड बाय द परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ लोन। अकाउंटिंग मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो एसेट्स दैट आर अवेलेबल एज सिक्योरिटी। देखो क्या पॉइंट बोला इन्होंने, बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है। देखो भाई, ये अक्षय कुमार, ये अक्षय कुमार का बिजनेस, ठीक है। ये अक्षय कुमार का बिजनेस एंड दिस इज HDFC बैंक, है ना? यस, सो दिस इज HDFC बैंक। Now Akshay Kumar wants loan of 10 crore rupees. Huh? From HDFC. Yes, from HDFC. He wants loan of 10 crores. rupees 10 crore from HDFC. But HDFC Bank is not a relative of Akshay Kumar. भाई HDFC बैंक कोई चाचा का लड़का थोड़ी है अक्षय कुमार के कि अरे आ गए अक्षय कुमार, लो 10 करोड़ आपने मांगे, ये लो, ले जाओ, हैं? आप तो हमारे रिश्तेदार हो, ले जाओ। नहीं, whenever bank gives loan to somebody it needs security, collateral। yes, इसको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, हाँ या ना? अब ये 10 करोड़ का लोन अक्षय कुमार को अपने बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक। और भाई ऐसे बिजनेस को थोड़ी देगी जो लॉस में है, वो देखेगा ना कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रही है, तो वो परफॉर्मेंस भी चेक करेगी HDFC बैंक। यानी कि सिक्योरिटी में अक्षय कुमार को एसेट रखवाने पड़ेंगे इस बिजनेस के, हाँ या ना? हाँ, और परफॉर्मेंस के लिए उसको क्या दिखाना पड़ेगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना पड़ेगा, PN, है ना? जो उसने खाता बनाया है कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, प्रॉफिट लॉस के लिए जितना उसने खाता बनाया उसको दिखाना पड़ेगा ना कि देखो हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमें लोन दे दो 10 करोड़ का, हाँ या ना? तो सिक्योरिटी के लिए वो अपना एसेट दिखाएगा। अगर अक्षय कुमार ने इस अपने बिजनेस की अकाउंटिंग प्रॉपर कर रखी होगी, है ना, प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी होगी, तो उसके पास क्या होंगे? अकाउंट रिकॉर्ड्स पड़े होंगे उस चीज के खाते के, है ना, कि देखो हमने, तो ये रिकॉर्ड्स वो किसको पास ऑन करेगा? HDFC बैंक को। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग, HDFC बैंक विल गिव लोन टू अक्षय कुमार फॉर हिज बिजनेस। गॉट इट? पॉइंट समझ में आया? तो देखो, अगर ये अकाउंटिंग नहीं होती, अगर ये खाते इसने नहीं बनाए होते अपने बिजनेस के लिए, तो क्या इसको लोन मिल पाता? नहीं मिल पाता। इसीलिए तो कहता है कि लोन लेना क्या आसान बना देता है? अकाउंटिंग। तो ये भी एक एडवांटेज है। ये पॉइंट समझ में आया? चलो जी, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट। क्या आपको पता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग का जो आपका डेटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो कोर्ट में वैलिड है, ठीक है? तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट फर्दर एनी मोर। तो बस सिंपल सी बात है कि जो ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है आपका, ये एविडेंस के रूप में माना जाता है, एक्सेप्टेबल है कोर्ट में, ठीक है? ठीक है,
ठीक है, तो इतना ही हमारा पॉइंट था एडवांटेज में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और बता देता हूं, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बेचना भी आसान बनाता है। सेल ऑफ बिजनेस का मतलब बताता हूं आपको क्या है, ठीक है। अच्छा, सेल ऑफ बिजनेस का मतलब ये नहीं कि बिजनेस का कितना सेल हो रहा है, वो नहीं कि बिजनेस कितना कमा रही है, उसका मतलब ये नहीं है। कभी कभी क्या होता है, यू वांट टू सेल योर बिजनेस, आप बिजनेस ही बेचना चाहते हो अपना, ठीक है, इस बिजनेस को बेचना चाहते हो, ठीक है। तो जब बेचना चाहते हो तो यू वांट टू नो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ माय बिजनेस, है ना। ट्रू वैल्यू मेरी बिजनेस की क्या है। अब आपको कैसे पता चले ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगा आपको, इन खातों को देख के अकाउंटिंग बताएगा, हाँ या ना। तो इस जब आप खाते देखोगे कि देखो इतना प्रॉफिट कमा रहा था, इतना मेरा सेल हो रही थी, उसी को देख के तो पता चलेगा कि हाँ ये बिजनेस वैल्यूएबल है, ये अच्छा बिजनेस है ना, है ना। या लॉस हो रहा है तो ये बिजनेस बुरा है, ठीक है। तो उसी से ट्रू वैल्यू पता चलेगी। तो देखो बिजनेस को बेचना भी कौन आसान बना रहा है, यहाँ पे अकाउंटिंग ही बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेज थे, ठीक है। ठीक है, तो अब जो हम करेंगे इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या करेंगे, यस भाई, हर कोई सारे फायदे लेके थोड़ी पैदा हुआ है भाई, जिसके फायदे हैं उसकी कमियां भी हैं। तो लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेज, तो कुछ डिसएडवांटेज या कुछ कमियां भी हैं अकाउंटिंग में। अब वो कमियां क्या है वो अब हम पढ़ेंगे, तब तक आप एक हेडिंग डाल लो, उसके बाद फिर हम एक वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो। हाँ, तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में पहला पॉइंट ये है हमारा, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग कभी भी पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, अकाउंटिंग कभी भी पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, एविडेंस के बेस पे करते हैं, यानी कि कुछ सबूतों के बेस पे करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन एविडेंस होता है, ठीक है। ऑल दो, हालांकि पता है कभी कभी क्या होता है, कभी होता है समटाइम्स हमें कुछ एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं। एस्टिमेट्स मतलब हमें कुछ बातें मान के चलनी पड़ती हैं, ठीक है। और जब भी मैं कहता हूँ हमें कुछ बातें मान के चलनी पड़ती है तो वो एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा मैं। देखो समझो इसको, जैसा मैं बोलता हूँ कि मैंने एक मशीन खरीदी और मैं बोलता हूँ कि ये मशीन 5 साल चलेगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ ना इस बात को। अब ज़रूरी तो नहीं कि बस 5 साल चले, 4 साल भी चल सकती है, 6 साल भी चल सकती है, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो जब मैं ये अजम्पशन लेता हूँ, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे क्या करता हूँ, प्रॉफिट और लॉस निकालता हूँ, ठीक है। उसके बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस निकालता हूँ। तो यहाँ पे जो वो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने एक एस्टिमेट मान के चला था, एक बात को अज्यूम करके चला था, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसीलिए इस पॉइंट में लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द qualitative elements। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्या मतलब है इसका, ये कह रहा है कि कुछ क्वालिटेटिव बातों को अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर कर देता है। मतलब क्या है, सोचो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं, ठीक है, और मेरे सारे के सारे एम्प्लॉय ना सुपर ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, ठीक है, बहुत ईमानदार है, ठीक है। और ये सारी बातें मेरे बिजनेस को ना पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है,
यानी कि जो प्रभाव है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इन सारे इनकी ऑनेस्टी का, इनकी हार्ड वर्किंग बिहेव वो नेचर का मेरे पे जो बिजनेस है, वो बिजनेस पे जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव पड़ता है, ठीक है, यानी कि अच्छा प्रभाव है। लेकिन फिर भी इस ऑनेस्टी को, इस हार्ड वर्किंग बिहेवियर को मैं क्या कर सकता हूँ, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ईमानदारी को कैसे मनी टर्म्स में मेजर करोगे, बताओ आप मुझे। अकाउंटिंग में मैं उन्हीं बातों को मेजर करता हूँ, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसमें मैं उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करता हूँ जो कि मॉनेटरी टर्म्स में, जिसको मैं माप सकूँ, मेजर कर सकूँ, है ना, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकूं। क्या मैं इन बातों को मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकता हूं? कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो क्या मैं इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकता हूं, नाप सकता हूं? नहीं नाप सकता। ये तो बेवकूफी होगी। अच्छा, या तो ये सोच लो कि ये सारे के सारे निहायती नालायक हैं, मतलब काम धाम के कुछ नहीं है, एकदम लड़ाई करते रहते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा एकदम, है ना, तूफान मचाते रखते हैं। वो उस केस में क्या होगा, नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा मेरे बिजनेस को, नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। मैं इस नालायकनेस को भी नहीं रिकॉर्ड कर सकता अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो भी क्वालिटेटिव बिहेवियर है, वो भी एक क्वालिटेटिव बिहेवियर है ना। क्योंकि ना इसको मैं मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकता हूँ, ना इसको मैं मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। पैसों में नहीं नाप सकते इन दोनों बिहेवियर को, ठीक है। तो इसीलिए कहता है अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर कर देता है क्वालिटेटिव एलिमेंट को, ठीक है, और अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। इसके अलावा 2 पॉइंट और है हमारे, हाँ, नोट डाउन कर लो आप आराम से, उसके बाद फिर करते हैं। हाँ, तो हमारे जो लास्ट के 2 पॉइंट है, एक तो पहला है इसमें, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंज, यानी कि मैं बात करूं, अब मैं पहले समझा देता हूं फिर बताता हूं आपको। सोचो मैंने एक बिजनेस के लिए टीवी खरीदा, अपने बिजनेस के लिए एक टीवी खरीदा, ठीक है, टीवी खरीदा। जब मैंने वो टीवी खरीदा तो वो हाल में ही लॉन्च हुआ था, और मान लो मुझे सपोज 20K का मिला। कितने का मिला? 20। अब मैंने बिजनेस के लिए लिया था ये टीवी, तो अपनी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर दिया, आया ना, इसको मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। ये टीवी इतना अच्छा था, ठीक है, कि इसका रेट कितना हो गया, आज मार्केट प्राइस हो गया इसका 25K, यानी कि 25,000, ठीक है। इसका ये टीवी इतना अच्छा था कि 25,000 हो गया इसका प्राइस, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको खरीदने लगे, तो इसकी डिमांड की वजह से इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब जो मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा वो 20K करूंगा, ना कि 25K। मार्केट में इसका प्राइस कुछ भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। या तो ये टीवी इतना घटिया था, दूसरा मैं सिनेरियो अगर बोलूं, ये टीवी इतना घटिया था कि 20 का रेट 10 में बिकने लगा ये टीवी मार्केट में, 10,000 में, फिर भी मैं रिकॉर्ड किस पे करूंगा? 20K पे। तो इसीलिए बोलते हैं अकाउंटिंग में हम हर चीज को किस पे रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट में, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक डाउट और रहता है, इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं उसको। इसमें एक और डाउट रहता है, बिजनेस के लिए मैं एक मशीन खरीद के लाया, ठीक है, 5 लाख की, ठीक है, 5 लाख की मशीन खरीद के लाया, ठीक है। तो इसको मैं बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 5 लाख पे, हाँ या ना। इसको मैं बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 5 लाख पे, क्योंकि मैं 5 लाख पे खरीद के लाया। अब क्या पूरे जीवन इसकी वैल्यू 5 लाख ही रहेगी क्या? तुम बोलोगे नहीं, गिरेगी, है ना। तो क्या मैं पूरे जीवन इसको इस बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको 5 लाख रिकॉर्ड करके रखूं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए अकाउंटिंग ने आपको खुद से ही अपनी तरफ से बोला है कि देखो, हम आपको क्या करेंगे, अगर आपने मशीन 5 लाख का खरीदा है तो हम आपको हर साल इसमें से 5 लाख का खरीदा है, तो हम हर साल आपको क्या बोलेंगे कि एक काम करो, आप 10% आप घटा सकते हो,
1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, है ना, आफ्टर 1 ईयर यू कैन रिड्यूस 10% फ्रॉम इट 50K, तो फिर इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 4,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये बोला है, इसको बोल देते हैं अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये बाद में बताऊंगा मैं, इसके ऊपर चैप्टर भी है। तो इतना तो अकाउंटिंग कहती है, हाँ इतनी छूट हम दे रहे हैं आपको कि ये जो है, लेकिन ये अमाउंट जो होगा वो हमेशा हर साल क्या होगा, एक कांस्टेंट परसेंटेज होगा या कांस्टेंट अमाउंट होगा, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट या फिक्स्ड परसेंटेज होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हमने जो वैल्यू निकाली वो 4.5 लाख निकाली, एक फिक्स्ड अमाउंट माइनस करने के बाद, लेकिन आफ्टर 1 ईयर की वैल्यू जो है मार्केट में वो है 5 लाख रुपीज, Same rate. हाँ सेम रेट है। तो हम फिर भी किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम इस पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि इस पे रिकॉर्ड करेंगे, इस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जो अकाउंटिंग ने छूट दे रखी है वो तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि इतनी बोलता है कि इतनी घिसावट हो गई होगी मशीन में, ठीक है, इतना ये घिस गया होगा मशीन, तो इतना तो छूट दे सकते हैं, लेकिन आप मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते उसे कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है उसका, ठीक है। तो यू कैन नॉट रिकॉर्ड समथिंग एट मार्केट प्राइस, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसको इग्नोर कर देता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। तो ट्रू वैल्यू तो ये है मशीन की वैसे 5 लाख, ठीक है, या 3 लाख हो गई, 5 लाख छोड़ो, या 3 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, तो ट्रू वैल्यू तो 3 लाख है, लेकिन हम कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हैं 4,50,000 पे, इसलिए कहते हैं अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, यानी कि हम इस पे ट्रू वैल्यू नहीं दिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, इसका क्या मतलब है, विंडो ड्रेसिंग का सिंपल सा मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट में छेड़छाड़ करके उसे गलत तरीके से दिखाना, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। और क्या करते हैं इसमें, हम फिगर को हायर दिखाते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स को क्या करते हैं ज़्यादा करके दिखाते हैं, प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर देते हैं, हायर दिखाते हैं, प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई, ऐसा क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है भाई, देखो सिंपल सी बात है, आज मैंने एक बिजनेस, देखो ये धोखाधड़ी वाली बात है, धोखाधड़ी कर सकते हैं हम अकाउंटिंग में, ठीक है, कैसे, क्योंकि आपका प्रॉफिट था तो कम, लेकिन आपने ज़्यादा करके दिखाया। अब क्या करते, ऐसा क्यों करते हैं लोग, देखो ये व्यक्ति है, सो दिस पर्सन्स कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, बट ये क्या कर रहा है, या फिर his company is making less profits but he is showing this profit as a higher profit, है ना, वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है। और सोचो हर साल वो ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहा है ना, प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहा है। अब वो क्या करेगा, इस अकाउंट्स को ले जाएगा जिसमें कि गलत प्रॉफिट के फिगर है, ठीक है, जिसमें कि गलत प्रॉफिट्स के फिगर है, वो अकाउंट्स को ले जाएगा और बैंक को बोलेगा देखो बैंक हमारा बिजनेस कितना बढ़िया है, और बैंक से बहुत बड़ा लोन ले लेगा, हाँ या ना, और बहुत बड़ा लोन ले लेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस रॉन्ग प्रॉफिट्स, और लोन लेके या तो भाग जाएगा, स्कैम कर देगा, क्या कर देगा, स्कैम, ठीक है। तो ऐसा लोग करते हैं, कहे हुए ऐसा किए गए, ऐसा करते हुए बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं, ठीक है। सो विंडो ड्रेसिंग का मतलब, हमें बेसिकली ये समझना था कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, या प्रॉफिट्स को ज़्यादा करके दिखाना, प्रॉफिट्स को कैसे ज़्यादा करके दिखाना, ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और अब हम जो अगले टॉपिक्स करेंगे इस चैप्टर के, इंट्रोडक्शन चैप्टर के, थ्योरेटिकल जो हमारा चैप्टर है उसके अगला जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हम फिर क्लास को आज रैप अप करते हैं, और ठीक है फिर हम आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।